नमस्कार। आज हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं वो किसी भी राजनीतिक दल की हार या जीत का स्कोरकार्ड नहीं है। नहीं, ये एक तरह की फोरेंसिक पड़ताल है, आंकड़ों और जमीनी हकीकत की, ताकि हम शासन को समझ सकें। और इसका केंद्र है शाहबाद विधानसभा क्षेत्र। देखिए, हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। मकसद है उस सिस्टम को समझना जो लोगों की जिंदगी को बेहतर या बदतर बना सकता है। तो आज की हमारी पड़ताल 6 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम शाहबाद के चुनावी मैदान को समझेंगे, फिर 2022 के जनादेश के आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे कि पहले क्या हुआ है और उसके आधार पर एक असरदार चुनावी रणनीति की रूपरेखा क्या हो सकती है। फिर बात होगी कि कैसे शिकायतों को शासन में बदला जाए और आखिर में एक भरोसेमंद नेतृत्व का रास्ता क्या है। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। एक विवादित मैदान। ये भारतीय लोकतंत्र की उस बारीक धार की कहानी है जहां जीत और हार का फासला सच में एक धागे जितना होता है। शाहबाद उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बसा हुआ ये इलाका देश का वो हृदय स्थल है जहां जिंदगी की लय आप कह सकते हैं मॉनसून और फसल की कटाई तय करती है। ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ की जमीन जितनी उपजाऊ है, यहाँ की राजनीति भी उतनी ही संघर्षपूर्ण है, उतनी ही कांटे की टक्कर वाली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर जानते हैं कितना था? सिर्फ 6,479 वोट। सोचिए जरा, ये संख्या शायद एक बड़े शादी समारोह में जुटी भीड़ से भी कम हो, लेकिन लोकतंत्र में यही छोटा सा फासला एक पूरी सरकार और एक विपक्ष के बीच की दीवार बन जाता है। और अगर प्रतिशत में देखें तो ये फासला था महज 2.8% का। ये छोटा सा आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। एक तरफ ये एक गहरी राजनीतिक चुनौती है तो दूसरी तरफ ये एक सुनहरा अवसर भी है। चलिए अब दूसरे खंड में उतरते हैं जहां हम इस करीबी मुकाबले का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। जनादेश को सही मायने में समझने के लिए हमें उन आंकड़ों की गहराई में जाना ही होगा जो इस क्षेत्र की राजनीतिक पहचान बनाते हैं। इस डैशबोर्ड पर एक नजर डालिए। 2022 में कुल मतदाता थे 3,56,000 से ज्यादा। इनमें से करीब 65% लोगों ने वोट डाला। बीजेपी को मिले 40.49% वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 37.72%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। शाहबाद की सामाजिक बनावट को समझना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो यहाँ लगभग 50% मुस्लिम आबादी है और करीब 8% अनुसूचित जातियों की। जाहिर है ये दोनों समुदाय यहाँ की राजनीति में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बाकी समुदायों के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और ये एक डेटा गैप है जो जमीनी रणनीति बनाने में एक चुनौती बन जाता है। अब ये बार चार्ट देखिए। दोनों पार्टियों के जो स्तंभ हैं वो लगभग जुड़वा भाई जैसे लगते हैं। ये साफ दिखाता है कि मुकाबला कितना करीबी था। ये तस्वीर उस 2.8% के फासले को और भी साफ कर देती है जिसने नतीजों पर आखिरी मुहर लगा दी। जानते हैं, हमारे लोकतंत्र में सार्वजनिक संवाद की गरिमा के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। वो है सच की तलाश करना और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना। ये सिर्फ कोई संवैधानिक मूल्य नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और जागरूक समाज की पहली शर्त है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम खंड पर, अतीत के चुनावी नतीजों का विश्लेषण। देखिए, आज को समझने के लिए कल के राजनीतिक उतार चढ़ाव की नब्ज पकड़ना बहुत जरूरी है। ये टाइमलाइन शाहबाद के पिछले करीब 3 दशकों की कहानी कहती है। आप देखिए, 2002 और 2012 में समाजवादी पार्टी 40% से ज्यादा वोट शेयर के साथ अपने चरम पर थी। लेकिन फिर आया 2017, एक भूचाल, जब पार्टी का वोट शेयर ढहकर सिर्फ 7.3% पर आ गया। और फिर 2022 में एक मजबूत वापसी हुई। इससे एक बात तो साफ है, शाहबाद किसी एक पार्टी का किला नहीं है। ये एक स्विंग सीट है जो हर चुनाव में अपनी राय बदल सकती है। 2012 और 2017 के इन नतीजों को जरा ध्यान से देखिए। सिर्फ 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी 44% से गिरकर 7% पर आ गई और वहीं बीजेपी 6% से बढ़कर लगभग 46% पर पहुंच गई। ये राजनीतिक भूचाल आया क्यों? शायद ये एक राष्ट्रीय लहर, एसपी विरोधी वोटों का एकीकरण और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार द्वारा एसपी के पारंपरिक वोटों में सेंध, इन सब का एक मिलाजुला असर था। एक परफेक्ट स्टॉर्म जिसने शाहबाद का राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। लेकिन एक चीज है जो इन सब उतार चढ़ाव के बीच भी एकदम स्थिर रही है, मतदाता मतदान। यहां का वोटिंग परसेंटेज हमेशा 60 से 65% के बीच रहा है। इसका मतलब साफ है, असली चुनौती लोगों को वोट डालने के लिए घर से बाहर निकालने की नहीं, बल्कि उनका दिल और भरोसा जीतने की है। अच्छा, अब तक हमने विश्लेषण किया।
अब हम एक संभावित रणनीति की बात करेंगे। ये है हमारा चौथा खंड, एक विजयी रणनीति की संरचना। इसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। कोई भी रणनीति जमीनी हकीकत पर ही आधारित होनी चाहिए। तो ताकत क्या है? एक मजबूत मुस्लिम और ओबीसी वोट आधार। कमजोरी? 2017 की उस बड़ी हार की याद जो मतदाताओं के भरोसे को डिगा सकती है। अवसर क्या है? मौजूदा विधायक के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हो सकती है और सही गठबंधन की संभावना भी है। और सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी का मजबूत सांगठनिक ढांचा और उनका राष्ट्रीय नैरेटिव। ये चतुर्मुख सिद्धांत जैसे ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं, 4 दिशाओं में एक साथ दिखता है। पहला, चुनावी दृष्टिकोण, मतलब हर एक समुदाय तक सटीक पहुंच और सही सहयोगियों का चुनाव। दूसरा, संगठनात्मक दृष्टिकोण, यानी हर बूथ पर एक मजबूत और समर्थित टीम का निर्माण। तीसरा, नैरेटिव दृष्टिकोण, सिर्फ वादे नहीं बल्कि भरोसे और काम करने की क्षमता का संदेश देना। और चौथा, संसाधन दृष्टिकोण, यानी समय, ऊर्जा और धन का सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल। और अब 5वां खंड। देखिए, चुनाव जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मकसद तो शासन करने का अधिकार अर्जित करना है। तो यहां हम कहानी को चुनावी गणित से हटाकर लोगों के असली मुद्दों पर लाएंगे। इसे हम जनता का अनुबंध कहते हैं। जमीनी स्तर पर जब लोगों से बात की जाती है तो ये 5 सबसे बड़ी शिकायतें सामने आती हैं। सबसे ऊपर है कृषि संकट, खासतौर पर एमएसपी को लेकर जो अनिश्चितता है। फिर आती है युवाओं के लिए नौकरियां, खराब सड़कें और बिजली की कटौती, पीने के साफ पानी की कमी और आखिर में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की लचर हालत। कोई भी विश्वसनीय राजनीतिक प्लेटफॉर्म इन्हीं समस्याओं के समाधान पर खड़ा होता है। हमारे खेत प्यासे हैं और हमारे युवा खाली बैठे हैं। शासन कोई वादा नहीं होता, शासन एक समाधान होता है। ये शब्द किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, बल्कि ये शाहबाज की सामूहिक आवाज हैं। ये हमारी रणनीति को लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष से जोड़ते हैं। और एक बात, जब हम लोगों की शिकायतें दर्ज करते हैं तो हम सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे होते, हम असल में उनका भरोसा हासिल कर रहे होते हैं। और भारत के डेटा संरक्षण कानून के तहत ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनकी निजी जानकारी को पूरी सावधानी और सम्मान के साथ संभालें। और अब हम अपने अंतिम खंड पर हैं, जन केंद्रित नेतृत्व का रास्ता। यहां हम उन ठोस कदमों पर बात करेंगे जो सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक स्थायी जनादेश का निर्माण करते हैं। एक ऐसा जनादेश जो भरोसे की मजबूत नींव पर टिका हो। तो सवाल बहुत सीधा है, सिर्फ 3% वोटों का स्विंग चाहिए। क्या यह संभव है? क्या एक नया जनादेश हासिल किया जा सकता है? इस पड़ताल का यह अंतिम हिस्सा इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। इसका जवाब है हाँ, संभव है। लेकिन ये काम चुनाव से 90 दिन पहले शुरू नहीं होता। ये काम आज से शुरू होता है और इसकी शुरुआत होती है सुनने से। पहला कदम है जमीनी संगठन को फिर से खड़ा करना और सुनवाई यात्राएं आयोजित करना, जहां नेता खुद लोगों के पास जाएं, उनकी समस्याओं को दर्ज करें और सिर्फ दर्ज ही ना करें बल्कि उन्हें दिल से समझें। सुनने के बाद आता है काम करने का वक्त। एक मॉडल गांव को गोद लिया जा सकता है, उसे एक मिसाल के तौर पर विकसित करें ताकि लोग अपनी आंखों से देख सकें कि बेहतर शासन आखिर दिखता कैसा है। एक सार्वजनिक सहायता डेस्क स्थापित करें जो बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करे। इससे एक ट्रस्ट स्कोर बनता है, एक ऐसा स्कोर जो वादों से नहीं बल्कि जमीन पर किए गए कामों से बढ़ता है। हमेशा याद रखिए, नाजुक जीतें अक्सर स्थायी नहीं होती। असली लक्ष्य राजनीति को एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जो जनता की इच्छा को समाज की भलाई में बदल सके। ये व्यवस्था सटीक होनी चाहिए, जवाबदेह होनी चाहिए और पूरी तरह से लोगों की सेवा के लिए समर्पित होनी चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य: राजनीति से परे।